नमस्ते। मैं परेश पटनायक और मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज जो वीडियो बना रहे ये कोई स्कीम को प्रमोट करने के लिए, कोई एम्स को प्रमोट करने के लिए नहीं, सिर्फ एजुकेट करने के लिए बना रहे हैं। आज मेरे साथ गेस्ट मोतीलाल ओसवाल का वाइस प्रेसिडेंट सोनी भवनानी सर है। वेलकम टू सर थैंक यू भवेश जी। माय चैनल इन्वेस्ट ट्यूटर। सर, आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे मोतीलाल ओसवाल का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, राइट। सो सर देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कैसा बनेगा। जी तो सर। जैसे मोतीलाल ओसवाल का मैं आपको पेडिग्री पहले बताना चाहूँगा। हमारे पास अराउंड 38 ईयर्स का इक्विटी का एक्सपीरियंस है एंड वी आर ओल्डेस्ट इनटू द इक्विटी सेगमेंट। हमारा रिसर्च भी आप देखोगे तो 38 ईयर्स से हम रिसर्च मेंटेन करते हैं, तो डेटा वाइज भी वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो हमने एक मॉडल बनाया है, जैसे कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमारा मॉडल है QGLP। QGLP मॉडल हम यूज़ करते हैं कोई भी स्टॉक को लेने से पहले। वो मॉडल में क्या होता है, जैसे पहले हम कोई भी स्टॉक का क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम वो स्टॉक का ग्रोथ चेक करते हैं, फिर लॉन्जिविटी चेक करते हैं, फिर प्राइस चेक करते हैं। जो स्टॉक ये चारों कैटेगरी में अप्रूव होता है तब जाके हम वो स्टॉक खरीद सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इंडिया में अराउंड जी 7,000 सर। स्टॉक्स आर लिस्टेड। तो अगर जी आप इस मॉडल के हिसाब से फिल्टर करोगे तो देयर आर ओनली 300 स्टॉक्स वेयर वी कैन बाय आवर पोर्टफोलियो। बाकी 6,700 स्टॉक्स में हम पोर्टफोलियो बाय कर ही नहीं सकते। जी तो इतना फिल्टर के बाद हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, क्योंकि इससे आपको पूरा स्टॉक का हिस्ट्री पता चल जाता है और ग्रोथ स्टोरी भी पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में उसका ग्रोथ स्टोरी कैसा रहेगा। तो जी सर। ये एक मॉडल है, हमारा थीम है। उसके बाद हमारा बहुत सारा अलग अलग फिल्टर भी है। जैसे हमारा मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग 26% का होना चाहिए। कोई कोई फंड में हमारा ये भी कैटेगरी है, क्योंकि जब प्रमोटर होल्डिंग आपका 26% से ज़्यादा रहता है तो आपका स्किन इन द गेम रहता है। तो प्रमोटर का इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस को बड़ा करना है। तो जब तक प्रमोटर का इंटरेस्ट होता है बिजनेस को बड़ा करने में, वो डे एंड आउट अपना ट्राई करता है कि मेरा बिजनेस एंड मेरा कंपनी बड़ा बने। तो ये भी एक कैटेगरी है जो हम अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले। जी तो जी। ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं अपने QGLP मॉडल अपना कोई भी स्टॉक को पिक करने से पहले। जी सर, अभी मोतीलाल ओसवाल एक नया एनओप आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टन इनोवेशन अपॉर्चुनिटी राइट, फंड, राइट। उसका बारे में थोड़ा बताइए। तो सिंपल है सर, देखिए, दुनिया में इनोवेशन हर स्टेज में होता है, हर समय में होता है। आज हम बात कर रहे हैं, ये भी एक इनोवेशन है। इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वीडियो में ऐसे बात कर पाएंगे और इंडिया में हमारे वीडियो सब देख पाएंगे। पर आज से कुछ साल पहले ये इनोवेशन हुआ तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया को कवर कर सकते हैं। तो इनोवेशन हर एक फील्ड में होता है, हर एक स्टेज में होता है। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा। जैसे 1960 में जब हमारे पास ट्रेन नहीं थी, तो उस समय रेलवे आया तो एक इनोवेशन हुआ। तो जब रेलवे आया तो हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा इजी हो गया जी सर। एंड उसके बाद रेलवे ने पूरा इंडिया को कनेक्ट किया, तो एक इनोवेशन था। तो जो कंपनी रेलवे के साथ थी उन कंपनीज को उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला एंड जिसने उस समय रेलवे स्टॉक्स में या रेलवे कंपनीज में निवेश किया उनको भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। फिर 1990 में सबसे बड़ा सेक्टर बना IT। जिस समय इंटरनेट आया, सॉफ्टवेयर आया, आपका कंप्यूटर आया, तो 1990 से लेकर 2000 तक आपका IT सेक्टर बहुत बड़ा बना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनोवेशन। एक इनोवेशन हुआ जिसने पूरा देश को कनेक्ट किया एंड उसके लिए IT सेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया 1990 से लेकर 2000 के दशक में। उसके बाद 2000 से 2020 तक आपका बैंकिंग, जो कि और एक इनोवेशन था। हम पहले सोच नहीं सकते थे कि बैंक का ब्रांच आपके घर के नीचे भी हो सकता है, पर जी अभी जी। आपके घर के नीचे भी एक बैंक का ब्रांच है और आप अपने फ़ोन में ही सब कुछ कर सकते हो। जी ये पहले हमने सोचा नहीं था। तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बना एंड जिसने भी बैंकिंग में निवेश किया उसने बहुत सारा पैसा बनाया। तो ऐसे ही करके हमारा जो फंड है वो आज की इनोवेशन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। बट आज में और पहले में क्या डिफरेंस है, पहले जैसे मैंने आपको बताया एक डिकेड में एक ही इनोवेशन आता था, पर आज के डेट में 5-6 इनोवेशन हैं। जैसे कौन सा इनोवेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोग सब जी। जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अगर नहीं होगा तो एक ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो पूरा वर्ल्ड का अभी है फोकस कि हम अपना ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। तो दैट इज वाई दे आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से आने से हमारा जो पावर का है रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होगा। अभी इंडिया में पावर का रिक्वायरमेंट जो जी ट्रेडिशनल स्टाइल है उससे फुलफिल नहीं हो रहा है। जी तो सर। जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है उनको बहुत बड़ा एडवांटेज आने वाले टाइम में मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जैसे आप आज जो देख रहे हो एप्पल का जो मोबाइल है, इसके जो पार्ट्स असेंबल होते हैं वो इंडिया में होते हैं। अभी इसके जो पार्ट्स होंगे वो इंडिया में बनेंगे।
तो जो कंपनी इसमें काम कर रही है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सेगमेंटेशन है, तो वो चेंज है, तो उस सेक्टर में भी हम इसमें निवेश करेंगे। एक दूसरा सेक्टर है जैसे जी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जी टेक्नोलॉजी, न्यू एज आईटी कंपनीज। न्यू एज आईटी कंपनीज मतलब हुआ आपका जो कंपनी अपना टेक्नोलॉजी को यूज करके काम कर रही है। जैसे उसमें से एक कंपनी हो सकती है जोमेटो। जोमेटो ने टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरा इंडिया में काम कर रहा है, तो वो एक अलग सेक्टर है जी जहाँ पे एक इनोवेशन हो रहा है। तो इनोवेशन मतलब यही हुआ, कभी इनोवेशन डिस्ट्रप्शन से होता है, कभी इनोवेशन आपका एग्जिस्टिंग कंपनी का चेंजेस से होता है। तो दिस इज द थीम वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एक दूसरा सेक्टर इसमें बहुत बड़ा आ सकता है ईवी, क्योंकि आप देखो अभी ईवी की गाड़ियां बिकना चालू हुई हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रूड हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जी तो अगर ईवी गाड़ी आ जाएंगी तो वो हमारा क्रूड का इंपोर्ट कम हो जाएगा, एंड जो हमारा फिजिकल डेफिसिट को भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। तो ईवी सेक्टर है जो कि और एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। फिर हम एआई का बात कर रहे हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो ये सब जो सेक्टर्स में इनोवेशन आ रहा है, हम ये सब सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में भी इनोवेशन आ रहा है, जैसे आप 4G 5G फिर 6G आएगा, तो ऐसे करके जैसे जैसे सेगमेंटेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका इनोवेशन का काम चलते जाएगा। तो ये सब जो चेंजेस हैं उसमें हम ट्राई करेंगे आपका इन्वेस्ट करने के लिए, और आपका अगर इनोवेशन में आप राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न भी मैक्सिमाइज होने का चांसेस रहता है। तो इस फंड का थीम यही है। ये जो हम लोग इनोवेशन फंड ला रहे हैं ना, उसमें जो स्टॉक पिक का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? ओके सर, इसमें स्टॉक पिक का आइडिया यही रहेगा, पहले तो मेरा QGLP मॉडल जो मैंने बात किया वो मॉडल इसमें भी अप्लाई होता है। जी जी एंड सेकेंड, हम जैसे उस वो सब कंपनीज में काम करेंगे जो न्यू इंडिया में ग्रोथ में काम करेगा। हम वो कंपनी में नहीं काम करेंगे इनोवेशन में जो ओल्ड इंडिया में काम कर रहा है। न्यू इंडिया जो मैं जैसे मैंने अभी आपको 5-6 थीम बताया, वैसे ही करके जैसे हॉस्पिटल का और एक थीम है। हॉस्पिटल अभी इंडिया में मेडिकल टूरिज्म हो गया है, तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है, तो नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं होते थे, अभी वो इंडिया में होना चालू हुए हैं। CDMO कंपनीज हैं, CDMO कंपनी जो रिसर्च कर रही है इंडिया में फार्मा का, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ये सब सेक्टर्स में हम निवेश करने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं ना, इस टाइम में क्या इनोवेशन फंड अच्छा करेगा? सर देखिए, ये हम बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बजट जी भी सामने आने वाला है, ट्रम्प भी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2-3 स्टेटमेंट आए हैं मार्केट में। अभी ट्रम्प कैसे मूवमेंट करेंगे ये बोलना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, ट्रम्प के आने के बाद जियो पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव होंगे, क्योंकि उनके पहले टेन्योर में भी आपका जब वो आए थे तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव हुए थे। तो इस बार भी जियो पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव होंगे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलिटिलिटी रह सकती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपका पैसा 5 साल के लिए होना चाहिए जब आप इस फंड में निवेश करते हो तो। एक मॉडल पोर्टफोलियो में ये जो थीमेटिक फंड है ना, इनोवेशन फंड एक हाँ थीमेटिक फंड, हाँ एक मॉडल पोर्टफोलियो में कितना परसेंट रहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो ये आज थीमेटिक फंड है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सी कैटेगरी का टाइप का फंड है। जी तो ये फ्लेक्सी कैप है क्योंकि आप कोई भी सेक्टर बाय कर सकते हो। जैसे बैंकिंग में क्या था, बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पर पहले बैंकिंग से यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं होता था, तो वो भी एक इनोवेशन हुआ, उसने यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चालू किया। तो वहाँ पे भी बैंकिंग में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईटी में आज जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो काम कर रही है, अब वो कोई नया सॉफ्टवेयर में काम करती है या किसी और का सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो वहाँ पे भी एक इनोवेशन होता है, तो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर में भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, नए नए ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक इनोवेशन हुआ। तो दिस जी इज द टोटल फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो। यहाँ पे कोई भी सेक्टर में मैं जा सकता हूँ जहाँ पे भी डिस्ट्रप्शन इनोवेशन होगा, एंड हर एक सेक्टर में इनोवेशन होते रहता है। पहले मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे आज आप बोलो, पहले हम लोग पीते थे नॉर्मल टी, और आज की डेट में हम लोग ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं। जी तो जी ये भी एक इनोवेशन हुआ है, जो पहले नॉर्मल टी बना रही थी कंपनी, अब वो ग्रीन टी ज़्यादा बना रही है। पहले जैसे हम खाते थे नॉर्मल बिस्किट, पार्ले जी एंड ये, अब आप खाते हो कुकीज़, तो वो कंपनी ने भी अपने आप को अपग्रेड करके कुकीज़ बनाना चालू हुआ, तो ये भी एक इनोवेशन हुआ। जी तो दिस टाइप ऑफ इनोवेशन वी आर टॉकिंग। तो ये पोर्टफोलियो एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो रहेगा। मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% तक का एलोकेशन आप इस पोर्टफोलियो में कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अ थीमेटिकल फंड, इट्स अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टाइप ऑफ फंड। ओके, थैंक यू सर। बस थैंक मैं